हेलो माय लवली लिसनर्स आउट देयर, दिस इज एआरके रिप्रेजेंटिंग एनआरके 9। डियर ऑल, हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम के ऊपर हमने पहला सेशन कंप्लीट किया था। उसमें आईसीएसआई एंड नेशनल फाउंडेशन पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके अच्छे से हमने डिस्कस किया था। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या देखिएगा, जो मैं बात करने वाला हूँ ओईसीडी। जी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर किसके लिए बनी ऑर्गेनाइजेशन? ओई, कई बार हम गलती करते हो ना, उसे ठीक करने के लिए कह रहा हूं। ओई इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। सो ओई, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक, सी स्टैंड्स फॉर कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ये टॉपिक ना इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें ओईसीडी की, सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड 30 सितंबर 1961। 30 सितंबर 30 सितंबर 1961 को एस्टैब्लिश हुआ। बेसिकली इन पेरिस हुआ था, ठीक है। और अगर हम ऑब्जर्व करें आज का डेट में 39 कंट्रीज, जी हाँ 39 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। मतलब मेंबर बेसिकली कौन है? गवर्नमेंट। जैसे हम लोग अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताएं तो इंडिया 27th नंबर का मेंबर है, मतलब गवर्नमेंट मेंबर है। अब होता क्या है, ये ओईसीडी जो बेसिकली है, इसका फोकस क्या है? इसका फोकस है कि गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस की जाएं, और बेसिकली ये असिस्ट करती है उन गवर्नमेंट कंट्रीज को, उन गवर्नमेंट्स को जो इसकी मेंबर्स हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा भी करती है। कहने का मतलब क्या है, जो 39 कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर हैं, उनकी गवर्नमेंट को असेस करना, उनकी रेगुलेटरी बॉडी को असेस करना, ताकि ना एक बेस्ट रूल्स, रेगुलेशंस एंड कोड बनाया जा सके फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। क्या रूल्स, रेगुलेशंस? अब जैसे एज्यूम करके देखिएगा आप, हम हमारा इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है, कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होने का कॉन्सेप्ट नेसेसरी था, तो कैडबरी कमेटी ने इसको ऑब्जर्व किया। बट कैडबरी कमेटी ने ऑब्जर्व किया, कैसे ऑब्जर्व किया? कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। ओईसीडी को कौन यहाँ पे क्या रिकमेंडेशंस हैं? ओईसीडी अपने ही कुछ प्रिंसिपल्स बताती है, जो मैं इसमें थोड़ा बहुत आपका डिस्कस करूंगा। ओईसीडी की वेबसाइट मैंने यहाँ इसलिए ओपन करी है ताकि आप लोग चाहें और आपके पास फ्यूचर में, आप ऑफकोर्स सेशन आप देख रहे हैं, आप थोड़ा टाइम एक्सट्रैक्ट करके इसकी वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ से ले सकें। सो मैं यहाँ सिर्फ अभी यहाँ ओईसीडी को यहाँ पर प्रेजेंट करने का मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि डिफरेंट कंट्रीज, जी हाँ लगभग जैसे मैंने कहा 39 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। अब कोर फोकस क्या है? जैसे मैंने कहा, जो इसकी मेंबर, ऑफ कोर्स जो कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, उनको असिस्ट करना, उनकी गवर्नमेंट को असिस्ट करना, उनकी रेगुलेटरी बॉडी को असिस्ट करना, ताकि वो एक इफेक्टिव रूल्स, रेगुलेशंस एंड कोड बना सकें गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। आई होप ये बातें थोड़ी थोड़ी आपको पकड़ में आ रही होंगी। अच्छा, अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज और है, ये इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंजेस को गाइड करती है, कंट्रीज, जिन कंट्रीज के स्टॉक एक्सचेंज को गाइड करती है, इन्वेस्टर्स को गाइड करती है, कंपनीज को गाइड करती है। कैसे गाइड करेगी? स्टॉक एक्सचेंज को कहेगी कि आपकी विजिल मैकेनिज्म को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विजिल कीजिएगा, मतलब आपने देखा होगा ना, ऑफ मार्केट सर्वेलेंस एंड ऑन मार्केट ऑनलाइन सर्वेलेंस, जिसे बोलते हैं सर्वेलेंस। तो सर्वेलेंस का सेट, यू नो व्हाट, इफेक्टिव सर्वेलेंस कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस, ताकि ध्यान रखा जाए कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को रोका जा सके, अनफेटेड प्रैक्टिस को रोका जा सके रिलेटेड टू सिक्योरिटीज। इसके अलावा अगर देखा जाए इन्वेस्टर्स के बारे में जब बात करते हैं, तो इन्वेस्टर्स के बेसिकली राइट्स की बात करती है कि इन्वेस्टर्स के क्या क्या राइट्स हैं और वो राइट्स को अपने कैसे एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा कंपनीज को बताती है कि कैसे वो बेटर ट्रांसपेरेंसी और कैसे बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस करके एक, यू नो व्हाट, अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी में कर सकती है। सो वापस से रिवाइज कर रहा हूं, O stands for organization, E stands for economic and C stands for cooperation and development। आइएगा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने मॉड्यूल से। आई होप कि आप सबने अपना मॉड्यूल ओपन कर लिया होगा कि हम क्या करें। ऑर्गेनाइजेशन, O stands for organization, E stands for OE economic, cooperation and development। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि OECD, कई बार आप ओईसीडी याद करते हैं पर आपको फुल फॉर्म नहीं पता होता है। आई नो कि आप में से कुछ होंगे जिन्हें पता होगा, जिन्हें नहीं पता शर्माइएगा मत, आप अकेले में ही पढ़ रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूं, और ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो दोस्तों क्या शर्माना। ऑलराइट, ओईसीडी की बात कर रहे हैं, बोलिएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर किसके चीज के लिए? इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड इट। एस्टैब्लिश कब हुआ है? 30 सितंबर 1961 को। अब एग्जामिनर आपसे इस पे शॉर्ट नोट पूछ सकता है, हो सकता है इसके प्रिंसिपल्स के बारे में पूछ सकता है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक शॉर्ट नोट पूछेगा तो क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर कर सकते हैं हम लोग, वो देखिएगा। जैसे एस्टैब्लिशमेंट 30 सितंबर 1961, कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? अगर देखें तो पेरिस में है, ठीक है। कहता है जी क्या है? एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 39 कंट्रीज जो इसकी मेंबर हैं। 27 नंबर है हमारी इंडिया का, जी हाँ, मेंबरशिप के अंदर 27 नंबर, मतलब हमारी थोड़ी इंडिया धीरे पहुंची है लेकिन पहुंच गई, अच्छी बात है। So, a non-government organization spell out the principles that should be governs corporates. All right.
कह रहा है OECD principles corporate governance set out the framework for good practice which are agreed by the governments of all 39 countries that are members of the OECD. They were designed to assist government. अच्छा ये कह रहा है, देखो यहाँ पे एक बात समझना कि गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के लिए ऑफ कोर्स मतलब एग्रीड बाय द गवर्नमेंट, एग्रीड बाय द गवर्नमेंट मतलब इट डजंट मीन दैट कि उन्होंने एग्री किया तो अपने कंट्री में मैंडेटरी उसको अप्लाई करना। एग्रीड का मतलब हाँ ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब अगर ये जो देखो समझना, जो मेंबर्स है ना इसकी, कौन बोल रहा हूँ, 39 कंट्रीज, अगर ये आपस में कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करती हैं तो एक स्टैंडर्ड जो प्रिंसिपल्स हैं जो OECD बता रही है, एज्यूम कर लेते हैं एक बार के लिए, मान लीजिएगा हम मानते हैं एक बार यूके एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ देखें, देखो मैं आपको एक एग्जांपल क्लैरिटी के साथ देता हूँ। देखो कंट्रीज की हम बात करें, अब यहाँ पे अब नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान है, ये सब का सब मैं यहाँ पे अगर उस सेंस में कहूँगा, खैर मैं भी यहाँ मेरा डिटेल में जाने का नहीं है, तो ये मेंबर ऑफ कंट्रीज की हम बात करने की सेंस से कह रहे हैं, ठीक है। तो अज्यूम करते हैं एक बार यहाँ के लिए, चलिए एज्यूम कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही हैं, इसे होना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। सो अब यहाँ जो OECD के मेंबर्स है ना, OECD के मेंबर दोनों ही कंट्रीज हैं, तो जब भी हम यहाँ पे गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस की बात करें, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस की बात, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस की बात करेंगे, तो दोनों कंट्रीज OECD के जहां पे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकते हैं। एग्रीड का मतलब समझ आ रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया में ही मैंडेटरी है, हाँ इंडिया उसको फॉलो कर सकता है अगर इंडिया को लगता है कि वो रूल्स रेगुलेशंस, वो कोड हमारी इंडियन कॉर्पोरेट कल्चर के अकॉर्डिंग फिट बेस्ट हैं और अच्छे हैं, तो उसे अडॉप्ट किया जा सकता है, उसे अप्लाई भी कर सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो हमें बेसिकली अगर शॉर्ट नोट लिखना होगा तो हम क्या बताएंगे, OECD का फुल फॉर्म बताएंगे, जो बार बार आपको याद करवा रहे हैं, किसने, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एस्टैब्लिश 30 सितंबर 1961 को एस्टैब्लिश हुआ है। क्या है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 39 कंट्रीज जो इसकी मेंबर हैं, ऑलराइट, एंड दे एग्रीड का मतलब एग्री करते हैं इसके प्रिंसिपल के साथ में। अब ये कह रहा है किसको असिस्ट करेगा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, दे डिजाइन एंड असिस्ट द गवर्नमेंट एंड द रेगुलेटरी बॉडीज इन द बोथ, देखिएगा मॉड्यूल में आइएगा, both OECD countries elsewhere in drawing up and enforcing effective rules, regulations and code of corporate governance। बोलिएगा तीन चीजों को, effective rules, regulations and code, जैसे stewardship code, हाँ सुना है, पढ़ा भी तो है हम लोगों ने, तो rules, regulations and effective code। They also provide guidance for stock exchanges, investors, companies and others that have role in the process of developing good corporate governance। Of course, अब stock exchange है, investors हैं, companies हैं, अब ये कैसे effective good corporate governance practices में कैसे रोल प्ले करते हैं, आप जानते हैं ना। इन्वेस्टर अगर साउंड डिसीजन लेगा, कब लेगा, जब वो अपने राइट्स को जानता होगा। हाँ, अगर हम यहाँ देखेंगे, अगर किस पर्सपेक्टिव से स्टॉक एक्सचेंज का बेसिकली पर्पस क्या है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कंपनीज के रिलेटेड सारी मटेरियल इंफॉर्मेशंस, या देखिए मटेरियल इंफॉर्मेशन डिसैमिनेट होती हैं, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक्यूरेट एंड यू नो व्हाट ऑन टाइमली बेसिस पे इंफॉर्मेशन डिसैमिनेट करता रहे। अच्छा, अगर कंपनी से पर्सपेक्टिव से कहें तो कंपनीज की ड्यूटी बनती है, स्पेशली किसकी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वो ध्यान दें कि उनके ऑब्लिगेशन, उनके ड्यूटीज हैं कि वो गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन में करवाएं। बात पकड़ में आ रहा है, तो एक उनका गाइड भी कर रहा है। OECD principles which were first issued in 1999 and have become the international benchmark in the corporate governance. They have been adopted as one of the Financial Stability Board key standards for the sound financial system and enforced by G20। इसको प्रिंसिपल्स का नाम क्या दिया, G20, ठीक है। Now, G20 OECD principles of the corporate governance help policymakers evaluate and improve the legal, regulatory and institutional framework for a corporate governance। अब ये जो principles है ना, कोई भी कंट्री जो उसकी मेंबर कंट्रीज है, जब वो अपने कंट्री के अंदर क्या बना रही होंगी, कोई पॉलिसीज बना रही, कोई पॉलिसीज मेकर क्या कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स क्या करेंगे कि कैसे लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हमें डिजाइन करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेबी जैसे एक अथॉरिटी को रिड्यूस किया है, ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि सेबी अथॉरिटी का होना के बेनिफिट्स क्या हैं, आई होप जानते हैं हम लोग, ठीक है। कमीशन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे हमने एक बोर्ड इंट्रोड्यूस किया, तो उसका इसका होने का रीजन और उसके होने के बेनिफिट्स क्या हैं, तो क्या ऐसी अथॉरिटीज, ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने के बेनिफिट क्या होंगे। अगर कोई चैलेंजेस कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड चैलेंजेस अगर सामने आते हैं, जैसे हमारा मेन फोकस क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या करें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये बनाए रखने के लिए देखा जाएगा कि अदर कंट्रीज किस तरह की प्रैक्टिस कर रही है। OECD अदर कंट्रीज में एक बड़ा रिसर्च करता है इंटरनेशनल लेवल पे, और वो फिर इस तरह की गाइडेंस और प्रिंसिपल्स ड्रॉ करता है जिनको उसकी मेंबर कंट्रीज अपनी कंट्री में अप्लाई कर सकता है। क्लियर है? नाउ
दे ऑल्सो प्रोवाइड अ गाइडेंस फॉर स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स। सारी बात वहाँ से वापस रिपीट हो रही है, तो मैं चाहूँगा आप यहाँ पर एक बार फोकस करें, देखिएगा। OECD कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स एंड आर डिवाइडेड इन 6 डिफरेंट चैप्टर्स। अब ये क्या है, प्रिंसिपल्स हैं जो डिफरेंट चैप्टर्स में डिफाइंड है, जैसे एंश्योरिंग द बेसिस फॉर इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो यहाँ पे देखिएगा इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बेसिस क्या होने चाहिए। फिर कहता है राइट्स एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड की ओनरशिप फंक्शंस। अब यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इट डजंट मीन दैट ना कि आपके पास अगर मेजॉरिटी शेयर्स है और जिसके पास माइनॉरिटी शेयर्स है उसके राइट्स ना एट द कॉस्ट ऑफ मिनॉरिटी इंजॉय कर रहा है मेजॉरिटी। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि माइनॉरिटी को याद रखेगा हर बार उसके राइट्स उसको लाइक वोटिंग, स्पेशली वोटिंग राइट्स उसके फैक्ट होते हैं, उसको पॉजिटिव मिलना चाहिए और होना चाहिए, ऐसे मैकेनिज्म बनाया जाए वो पार्टिसिपेट कर सके। और अगर कंपनी में अगर मेजॉरिटी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहा है या ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है जो कि बियॉन्ड, ऑफ कोर्स हम जानते हैं क्योंकि हमारे कंपनी सेगमेंट में पढ़ा है कि मेजॉरिटी भी अगर कोई एक्ट करता है जो कि बियॉन्ड मेमोरेंडम होता है तो उसे हम अल्ट्रा वाइस डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक्ट विद इन द मेमोरेंडम है बट विद द मेलाफाइड इंटेंशन है, विद द मेलाफाइड इंटेंशन है, तो ऐसे एक्ट्स में मिनॉरिटी के पास भी राइट्स अवेलेबल होने चाहिए। ऑफ कोर्स मैं जानता हूं कि आप लोग इस बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे और हो सकता है बहुत अच्छे से भी जानते हो, बट आपकी नॉलेज के लिए ऐड कर रहा हूं इस बात को। सो राइट्स एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड की ओनरशिप functions, institutional investors, stock markets and other intermediaries। ये सबका सब प्रिंसिपल से याद रखिएगा और फिर ये डिटेल्ड है सबको, ठीक है। रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑलराइट। एंड फर्दर क्या कह रहा है, disclosure and transparency and responsibility of the board of directors। So these are almost 6 principles जो बेसिकली यहाँ पे OECD रेफर करता है, ठीक है, इनके बारे में। अच्छा आगे अगर देखें, मैंने जैसे कहा कि कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है, तो हम उसे उसी लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं ना। तो ग्रुप OECD स्टीयरिंग ग्रुप ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट एंड गाइड द ऑर्गेनाइजेशन वर्क ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रिलेटेड कॉर्पोरेट अफेयर्स इश्यूज। कैसे हो सकते हैं, जैसे स्टेट ओन एसेट्स, मार्केट इंटीग्रिटी, कंपनी लॉ, इंसॉल्वेंसी, प्राइवेटाइजेशन, इन एस्पेक्ट्स के ऊपर वो अपनी गाइडेंस देती है। क्या क्या हो सकता है, स्टेट ओन एसेट्स, स्टेट समझ में आ रहा है ना, गवर्नमेंट का वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट यूज कर रहा है। ओके, आई होप याद होगा आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। सो कह रहा है स्टेट ओन्ड एसेट्स, रेलवे क्या है, स्टेट ओन एसेट्स। हाँ, इसके अलावा क्या है, सेकंड क्या कर रहा है, मार्केट इंटीग्रिटी, कंपनी लॉ से रिलेटेड मैटर्स हो सकते हैं, इंसॉल्वेंसी, प्राइवेटाइजेशन, ऐसे मैटर्स पे वो गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नाउ मिशन ऑफ OECD क्या है, हेल्प इट्स मेंबर कंट्रीज टू अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट एंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ मेंबर कंट्रीज व्हाइल मेंटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर ध्यान से देखा जाए 4 कीवर्ड्स पे खेल है पूरा का पूरा इसका मिशन में। पहला का देखा जाए तो क्या है, अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। इट डजंट मीन दैट एट द कॉस्ट ऑफ नेचर आप ग्रोथ तो कर रहे हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ नेचर ऐसा नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक डेवलपमेंट होना चाहिए बट साइंटिफिक टेम्परमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेवलपमेंट के चक्कर में आप नेचर को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, वही तो इश्यू चला हुआ है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। सो यहां याद रखना है क्या कहता है ये, क्या अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, बोलिएगा अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो एम्प्लॉयमेंट भी आना चाहिए ताकि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स है ना मेंबर कंट्रीज का इंप्रूव हो सके। भूटान का जैसे कंट्री है उसका लिविंग और स्टैंडर्ड इंप्रूव हो सके। सो क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकेंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट, थर्ड क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शुड बी इंप्रूव्ड एंड द फिफ्थ वन इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। पहला सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड इससे क्या आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, किनका, मेंबर कंट्रीज का। एंड द फोर्थ वन इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्लियर, नाउ ऑल दिस इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब ये सब मिल जाएगा तो वर्ल्ड इकोनॉमी में ऑफ कोर्स हेल्प करेगा। क्लियर हो रहा है, चलिए। इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, OECD फोकस इंक्लूडेड द ग्रोइंग नंबर ऑफ अदर कंट्रीज। In addition to 39 countries, it is now share its expertise and accumulated experience with more than 70 developing and emerging markets. The OECD principle of corporate governance has provided governments, regulators, other standard setters with an international benchmark. फिर ऑलमोस्ट वही वापस रिपीट कर रहा है, होप ये क्लियर होगा। यहाँ गवर्निंग, यहाँ पे इसका काउंसिल स्ट्रक्चर बता रखा है किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। आई पर्सनली सजेस्ट, आप चाहें तो यहाँ से रीड कर लीजिएगा या फिर मैं आपको बताऊँ, एक बार आप इसका वेबसाइट पे भी जाके ऑफ कर सकते हैं, OECD.org। जी हाँ, OECD.org। आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ये देखिएगा,
oecd.org आप चाहें तो अपने स्पेयर टाइम में जरूर विजिट कीजिएगा, आपको और भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैं एकेडमिक पर्सपेक्टिव से यहाँ बोल रहा हूँ तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, बट आफ्टर योर एग्जाम, ठीक है, आप लोग चाहेंगे और हम लोग कर भी रहे हैं इस पे काम, जो कि स्पेशली जो कंपनी सेक्रेटरीज के लिए बहुत अच्छे रहेंगे ऐसे कॉर्पोरेट अपडेट्स, उस पर हम लोग जनवरी मंथ्स में आपको मिलते चले रहेंगे, ठीक है। अभी भी अवेलेबल है, बट मैं चाहूंगा कि आप अभी दिसंबर एग्जाम के स्टूडेंट्स अभी फोकस करें एग्जाम्स पे। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज, जो कि इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, एक इंस्टीट्यूशन जो कि हम बात करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ, ये देखिएगा डायरेक्टरेट्स, कह रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली कहाँ का है, यूके बेस्ड है, यूके बेस्ड। देखिएगा इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली कह रहे हैं नॉन पार्टी पॉलिटिकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बोला नॉन पार्टी पॉलिटिकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग क्या है, मैंने ऑब्जर्व किया इसमें मेजॉरिटी जो इन्होंने बात बता रखी है ना इसके इंस्टीट्यूशन के बारे में, इन्होंने इसको ज्यादा डिफाइन किया हुआ है। इसका पर्पस जो है ना वो हमको यहां पढ़ने को मिलता है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मतलब यहां इसका स्ट्रक्चरिंग कैसे करेगा है, स्ट्रक्चरिंग किस तरीके का है, वो इन दो बातों में यहां पे डिटेल में बताया हुआ है। बट आई सजेस्ट एकेडमिक पर्सपेक्टिव से हमारा फोकस, देखो मैं यहां जरूर कहूंगा कि आप इसे, जैसे यहां कह रहा है क्या है, नॉन पार्टी पॉलिटिकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड किंगडम 1903, ठीक है। अब यहाँ कैसे डिस्कस यहाँ पे बताया गया कि ना डायरेक्टर्स कौन होगा, डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी होगी, ठीक है। कैसे से ये नोट जो इनका रॉयल चार्टर है उसके थ्रू ये रेगुलेट होंगे, रॉयल चार्टर याद रखिएगा मैं, रॉयल चार्टर, ठीक है, उससे रेगुलेट होंगे। सो ऑफकोर्स जैसे हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रेगुलेट होते हैं, वैसे वहाँ पे उनके रॉयल चार्टर से रेगुलेट होंगे यूके में। बट मैं यहाँ कहूँगा एकेडमिक पर्पस से, जब आपके पास अगर एग्जाम में बाई चांस ऐसा आया नहीं है लेकिन आ भी जाए तो और थोड़ा नॉलेज के लिए भी, तो इसका मैं कहूँगा आप सिर्फ फोकस इस पे करें जो ये यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि हमारे लिए मेन जानना यह है कि इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर यूके जो है 1903 में जो इस्टेब्लिश हुआ है यूके, एक्चुअली बेचते क्या हो, करते क्या हो भाई, ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझना जरूरी है, ठीक है। To promote for public benefit high level of skill, knowledge, professional competence and integrity on part of directors and equivalent officer holders। क्या कह रहा है, क्या प्रमोट करता है, किसके लिए करता है, पहली बात तो फॉर द पब्लिक बेनिफिट, पब्लिक बेनिफिट के लिए क्या कहता है, हाई लेवल ऑफ स्किल्स, याद कीजिएगा हाई लेवल ऑफ स्किल्स, कौन लोगों का, डायरेक्टर लोगों का या इक्विवेलेंट ऑफिसर रैंक जो लोगों का, यही लोग अगर स्किल्ड बेस्ड होगा, नॉलेज बेस्ड होगा, याद देखिएगा तो एथिकल प्रैक्टिस करेगा, तो ऑफ कोर्स देखिए किसी भी जगह किसी तरह की करप्ट प्रैक्टिस होने के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म से हो जाएंगे। तो यहाँ क्या कर रहा है, ये किसी से प्रमोट कर रहा है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, हाई लेवल ऑफ स्किल्स, बोलेगा हाई लेवल ऑफ स्किल्स, और वैसे भी यूके ने चीजें बहुत ध्यान देता है, जानते होंगे। सो हाई लेवल ऑफ स्किल्स, नॉलेज, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, बोलेगा हाई लेवल ऑफ स्किल्स, नॉलेज एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब है, अगर जूम कीजिएगा किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीए एंड सीएस, अब दोनों की कॉम्पिटेंस से मिलकर एक अच्छा हम लोग एक बेस्ट कंप्लायंट कंपनी बना सकते हैं। क्योंकि सीए अपनी कोर फील्ड में एक्सपर्ट है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के अंदर एक्सपर्ट है, किसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में एक्सपर्ट है, कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट लॉस की तरफ हम ध्यान देंगे तो ये कंपनी सेक्रेटरी, हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी सेक्रेटरी बड़ा ही खतरनाक है। सो दोनों में क्या है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, सीए एंड सीए। अब अगर दोनों हो, तीनों को एक ही डेजिग्नेशन में बैठा दिया जाए, आपस में भिड़ जाएंगे व्यूज को लेके, बात पकड़ में आ रहा है। सो ये क्या कर रहा है, किसका फोकस क्या रहेगा, फोकस रहेगा हाई लेवल ऑफ स्किल्स, नॉलेज एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड इंटीग्रिटी ऑन द पार्ट ऑफ द बोर्ड्स, मींस डायरेक्टर्स एंड इक्विवेलेंट ऑफिसर। आगे कहता है टू प्रमोट द स्टडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द लॉ, प्रैक्टिस ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टू पब्लिश, डिसमिनेट, अब ये प्रैक्टिसेस करना और फिर से पब्लिश भी करना, अवेलेबल द यूजफुल रिजल्ट्स ऑफ इट। कैसे देखिए, रिसर्च, स्टडी, रिसर्च करना एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ, स्टडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ, एंड क्या करना कि किस फील्ड में कर रहे हैं, प्रैक्टिस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड पब्लिश इट, ताकि क्या हो सके, आप इसको या ना यूज कर सकें, यूजफुल रिजल्ट्स इसके इंप्लीमेंट हो सकें। एंड कहता है टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स एंड द बिजनेस कम्युनिटी, द गवर्नमेंट एंड ऑल पब्लिक फोरा, एंड टू एनकरेज फोर्स अ क्लाइमेट फेवरेबल टू एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी। जैसे हमने इंडिया में देखा कि स्टार्टअप्स किस लिए रखे गए, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज को है ना पार्टिसिपेट कर सकें, ज्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ध्यान दे सकें। तो ये क्या करता है कि बेसिकली ऑब्जर्व करेगा, रिप्रेजेंट करना इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स एंड द बिजनेस कम्युनिटी टू द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स एंड बिजनेस कम्युनिटी टू द गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक, इन द ऑल पब्लिक फॉर, किस लिए, टू एनकरेज एंड फोस्टर बोलेगा, टू एनकरेज एंड फोस्टर क्लाइमेट फेवरेबल, किस लिए फेवरेबल बनाना है, ताकि एंटरप्रेन्योरशियल एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा हो सकें, ठीक है। एंड एडवांस
advance the interests of the members of the institute and the provide facilities, services and benefits for them. क्या कह रहा है? Advance the interests of the members of the institute and to provide facilities, services and benefits for them. एडवांस कौन सा इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है जी? हमारे ही इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है। हमारा मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टरेट्स, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। ऑलराइट, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि यह एग्जाम के लिए अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव यहां से इस क्वेश्चन से डेवलप हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसमें भी कुछ खास बात है, इसको भी बताऊंगा सिर्फ कैसे याद करना, क्या पढ़ना है आपको उसमें। इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क, कह रहा है इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क। इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क वापस बोलेगा, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। ये भी आगे क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, कंपनी है नॉन प्रॉफिट, अगर देखा नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है, हैविंग नो शेयर कैपिटल। कह रहा है लिमिटेड बाय गारंटी है बट हैविंग नो शेयर कैपिटल। आप जानते होंगे लिमिटेड बाय गारंटी है, हैविंग शेयर कैपिटल भी होता है, बट ये कंपनी ऐसा है एक्चुअली एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली देखा जाए, जो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, लिमिटेड बाय गारंटी बट हैविंग नो शेयर कैपिटल। यहां देखिएगा लॉ ऑफ इंग्लैंड, अंडर द लॉ ऑफ इंग्लैंड एंड वॉल्स फाउंडेड इन 1995। मिशन पे ध्यान देंगे पहले एक बार, देखो फिर आगे देखेंगे। मिशन क्या है इसका? मिशन इज टू प्रमोट इफेक्टिव स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। पहला पॉइंट ऐसे बनाओ मेरे बच्चों साइड में, पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट एक तरीके से, ठीक है। क्या करना? प्रमोट इफेक्टिव स्टैंडर्ड्स। प्रमोट इफेक्टिव स्टैंडर्ड्स किस चीज के लिए? ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बोलो, प्रमोट इफेक्टिव स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। प्रमोट इफेक्टिव स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इफेक्टिव स्टैंडर्ड्स अभी बताएंगे आगे। दूसरा कहता है इन्वेस्टर स्टूवर्डशिप टू एडवांस एफिशिएंट मार्केट। तो प्रमोट इफेक्टिव स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देन स्टैंडर्ड ऑफ किसके लिए? इन्वेस्टर्स स्टूवर्डशिप टू एडवांस एफिशिएंट मार्केट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक वर्ल्ड वाइड। तो दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा? इन्वेस्टर स्टूवर्डशिप। इन्वेस्टर स्टूवर्डशिप भूलना नहीं, कंपनी को फंड प्रोवाइड करने वाला ऑनर कौन है एक्चुअली देखा जाए? फंड प्रोवाइड करने वाला इन्वेस्टर है जी। किसको दे रहा है? कंपनी को दे रहा है। मैनेजर क्या कर रहा है? उस फंड को एज अ केयर टेकर कंपनी के और मेंबर, अब किसकी प्रॉपर्टी एक्चुअली है? तो कंपनी की, बट फंड किसका, किसके हाथ से आ रहा है? ऑनरशिप किसके पास है एक्चुअली? उसकी, इन्वेस्टर्स के पास। वो रोल याद आ रहा है स्टूवर्डशिप का। तो मैनेजर का रोल कौन प्ले करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर क्या कह रहा है? इन्वेस्टर स्टूवर्डशिप टू एडवांस एफिशिएंट मार्केट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक वर्ल्ड वाइड। सस्टेनेबल इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये इसका मिशन है। अगर देखें तो हमने क्या किया, एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो लिमिटेड बाय गारंटी, हैविंग नो शेयर कैपिटल, एंड कौन से लॉ में बनी है अगर देखा जाए तो यू नो लॉ ऑफ इंग्लैंड एंड वॉल्स फाउंडेड इन 1995। ऑलराइट सर, अब देखिएगा आगे फटाफट आते हैं। कहता है इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी बाय प्रोवाइडिंग रिलायबल सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टर ओपिनियन। कह रहा है इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी बाय प्रोवाइडिंग अ रिलायबल सोर्स ऑफ इन्वेस्टर ओपिनियन ऑन गवर्नेंस। रिलायबल इन्वेस्टर ओपिनियन, अब क्या होता है रिलायबल का मतलब? समझ रहे हैं ना? एक्चुअल होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए ओपिनियन, ताकि उसको एग्जैक्टली उसका यूटिलाइजेशन हो गया। इन्वेस्टर्स की ओपिनियन मान लीजिएगा अब एरी गेरी ओपिनियंस है। एरी गेरी का मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, आई मीन जस्ट वांट टू से दैट कि ऐसे लोग जो एक्चुअली इन्वेस्टर्स हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मार्केट को डिस्ट्रॉय करने के लिए ओपिनियन उठपटांग देते हैं, जैसे फेक न्यूज स्प्रेड कर देते हैं मार्केट में, ठीक है, रूमर्स क्रिएट कर देते हैं। उन लोगों की ओपिनियन को कंसीडर नहीं करना है, वो ओपिनियन जो इन्वेस्टर्स की रिलायबल इंफॉर्मेशन, तो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज के लिए हेल्प करना। इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज बाय व्हाट? प्रोवाइडिंग रिलायबल व्हाट? सोर्स ऑफ इन्वेस्टर्स ओपिनियन ऑन गवर्नेंस। कहता है कनेक्टिंग पीयर्स एट द ग्लोबल इवेंट्स टू एनहांस द डायलॉग्स बिटवीन द कंपनीज एंड द इन्वेस्टर्स एंड अराउंड द लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। ऐसे ही तो लॉन्ग टर्म क्रिएशन होगा। कैसे क्रिएशन होगा? जब कंपनी एंड इन्वेस्टर के बीच में देखिएगा एक बेटर रिलेशनशिप मेंटेन होगा। तो कनेक्टिंग द पीयर्स एट द ग्लोबल इवेंट्स। फिर कहता है informing dialogues through the education to enhance the professionalism of the governance and stewardship। professionalism of the governance का मतलब समझिएगा, जैसे कोई कंपनीज हैं, अब कोई यू नो व्हाट, अब आप देखेंगे ना, अगर इंडिया में आप ऑब्जर्व करें, पहले बिजनेस क्या करने का तरीका क्या था? यूजुअली जैसे मोस्ट ऑफ द फर्म्स होती थी सोल प्रोप्राइटरशिप में, फिर पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करने लगे। धीरे धीरे पार्टनरशिप को कन्वर्ट करके लोग याद रखेगा कंपनीज तरफ भी देखने लगे। अच्छा, कंपनीज में फॉर्म करने का जब करना स्टार्ट किया तो कंपनीज के बाद जब वो लिस्टेड एंटिटी के फॉर्म में आने लगी तो प्रोफेशनलिज्म बढ़ने लगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ डायरेक्टर लोगों का जो रिलेटिव है वही डायरेक्टर बना रहेगा, मतलब कंपनी जिन्होंने बनाया है वो लोग ही डायरेक्टर बना रहेगा। आज आप उठा के चेक कर लीजिएगा, ऐसा जरूर है कि इंडिया में फैमिली ओन्ड बिजनेस ज्यादा है। जैसे अगर हम बात करें गोदरेज की बात करें, रिलायंस की बात करें, द नंबर ऑफ कंपनी स्टार्टअप्स की बात करें, देयर नंबर ऑफ कंपनीज जिनका फैमिली ओन बिजनेस है, बट जैसे ही उनमें प्रोफेशनलिज्म अप्लाई होता है, क्यों? कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से, तो सिर्फ याद रखिएगा उन्हीं के फैमिली मेंबर्स ही डायरेक्टर बने। इट इज नॉट नेसेसरी
क्योंकि प्रोफेशनलिज्म का मतलब आपने कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस भी करने हैं, चाहे वो कंपनी के साथ करने हैं और सेबी के साथ करने हैं। तो वहां पर ये कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या करें, इन्फॉर्मिंग dialogue through education to enhance the professionalism of governance and stewardship practices। 3 जगह से फोकस किया है। अब एग्जाम में आपको रखिएगा शॉर्ट नोट पता तो हम यहाँ रखेंगे इसके प्राइमरी पर्पसेस पे फोकस रखेंगे। ऑलमोस्ट वही बात है, देखो प्रोवाइड एंड इन्वेस्टर लेड, देखो यहाँ पे लिखे इन्वेस्टर लेड नेटवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। एग्जामिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, ये पर्पसेस हैं इसके, ठीक है। पर चलो इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे हैं इसलिए हम उस पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, एग्जामिन करना कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, डेवलप एंड एनकरेज एनहेंस टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, ये भी ऑब्जर्व करना ताकि ज्यादा ज्यादा लोग आई मीन एंटिटीज एंड कम्युनिटीज क्या करें, एडहेरेंस का मतलब कंपाइल करें विद व्हाट कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, जनरली प्रमोट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। पकड़ में आया, 4 पर्पसेस है मेरे बच्चे। पहले बोलेंगे प्रोवाइड एन इन्वेस्टर लेड नेटवर्क, ताकि क्या हो, एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड इंफॉर्मेशंस अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सेकंड कह रहे हैं एग्जामिन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स। थर्ड क्या करें, एडहेरेंस, एडहेरेंस, अच्छा डेवलपमेंट, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया देखिए, डेवलप एंड एनकरेज द एडहेरेंस, किस चीज के लिए, ताकि ज्यादा एंटिटीज क्या करें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स के साथ फॉलो करें नहीं करें, तो ये पर्पस है ताकि वो ऑब्जर्व करें इन चीजों के लिए ना, पर्पस इन चीजों को अचीव करना, कैसे डेवलप करना एंड एनकरेज करना एडहेरेंस, ताकि देखो जितनी बेस्ट कंप्लायंट कंपनी होगा ना उतना ज्यादा इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा। ये बहुत सिंपल सा फंड है और फंड की रिक्वायरमेंट किस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं होती है, सिंपल सी बात है। Alright, and generally promote a good corporate governance. Now, अगर एक बार वापस से रिवाइज करें, mission is to develop and encourage the adherence to the corporate governance standards and guidelines and to promote the good corporate governance। ये क्या है इसका मिशन। तो मेरे बच्चों एग्जाम में आएगा तो याद रखिएगा हमको ये मिशन याद रखने हैं, ठीक है। एग्जाम में शॉर्ट नोट में से डिफाइन करेंगे। आगे देखते हैं, देखो सिर्फ रीडिंग कर लेते हैं यहाँ पे ताकि हमको पता लग जाए, क्योंकि मैं आपको बताऊं एग्जाम में आएगा तो एक बात याद रखिएगा, एक तो हम ये बताए के आएंगे, लिख के आएंगे, प्लस उसके पर्पसेस हम लिखेंगे एग्जाम में प्रोवाइड करेंगे, प्लस इसका हम इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये उनको बता रहा हूँ जो बार बार पूछते हैं कि सर इतना बड़ा नोट्स में लिखूंगा कैसे, उनके लिए कह रहा हूँ पॉइंट लिखने के लिए, ठीक है। पढ़ना तो पूरा ही चाहिए आए, एटलीस्ट नॉलेज के पर्पस से पढ़ लीजिएगा। मेंबरशिप ऑफ ICGN इज ओपन टू दोज हु आर कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कहता है जो कंट्रीज, जो इंस्टीट्यूशंस, ICS आपका पता है आपको मेंबर इसका, ICS आपका मेंबर इसका, हाँ जी। तो कहता है जो कमिटेड है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के लिए उनके लिए इसका मेंबरशिप खुला हुआ है। ऑलराइट, एंड ICS इज गवर्न्ड बाय द ICS मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ऑफ कोर्स क्योंकि एक कंपनी के फॉर्म में है तो उसका खुद का एक मेमोरेंडम है, उसके खुद के आर्टिकल्स हैं। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ ICS अफेयर्स आर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, एंड बोर्ड ऑफ गवर्नेंस क्या करते हैं बेसिकली, बोर्ड ऑफ टर्न द अपॉइंटेड कमिटीज, नंबर ऑफ कमिटीज, ताकि इसकी एक्टिविटीज को बेटर कर सके। कमिटी से करेंगी, रिकमेंड करेंगी पॉलिसीज to the policies positions to implement or approve by the projects and to perform the such function that board may specify। ICSI के इसका एक देखिए यहाँ पे हाईलाइट कीजिएगा, ICSI is one of the member of the ICGN and also country correspond from India, correspond country इंडिया को रिप्रेजेंट करता है ICSI कहाँ पर, जब ICGN में क्या देखिएगा कॉरेस्पॉन्डेंस एक्सचेंज होते हैं या फिर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तब एनीवेज अब देखिएगा आगे चलते हैं अभी, और हम यहाँ देखेंगे एक बात है और इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, देखो यहाँ से मैं चाहूंगा सिर्फ इसको आप रीड करना चाहें ना कर सकते हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी कि ऐसे करना। एग्जाम में आप लिखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ सफिशिएंट किससे लिखते हैं, मैं आपका जो क्वेरी था उसका आंसर कर रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट नोट के पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पर देखिए एक है ना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊँ, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, देखिएगा एक बार ICGN ग्लोबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स। तो आपसे हो सकता है कि एग्जामिनर पूछ लेके आपको ICG के ग्लोबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स के ऊपर एक नोट प्रिपेयर करना है, आपसे गाइडेंस मांग सकता है, प्रिंसिपल्स डायरेक्टली पूछ सकता है ICG के लिए, ठीक है। आइएगा बोर्ड, अच्छा इसका याद रखो, मैं आपको शॉर्ट बता दूं पहले से, इसका सारा का सारा फोकस किस पर रहेगा, कंपनी के बोर्ड के ऊपर। जैसे कहता है यहाँ पर बोर्ड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी है, जैसे कहता है बोर्ड शुड एक्ट ऑन इन्फॉर्म्ड बेसिस and in the best long-term interest of the company with a good faith, care and diligence and the benefit of its shareholders and all stakeholders। तो बोर्ड की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से डिजाइन की जाए कि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। कैसे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे तो किसके इन द बेस्ट, उनकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी होनी चाहिए, ठीक है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी होनी चाहिए, और वो कैसे हो इन गुड फेथ, केयर एंड डिलीजेंस, ताकि शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर्स को ख्याल रखेगा, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर कहता है लीडरशिप एंड इंडिपेंडेंस,
कहता है बोर्ड लीडरशिप कॉल्स फॉर अ क्लैरिटी एंड बैलेंस इन द बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव रोल्स एंड इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोसेसेस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मिनॉरिटी इन्वेस्टर्स। तो लीडरशिप एंड इंडिपेंडेंस, पहला क्या बोर्ड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड कह रहा है लीडरशिप एंड इंडिपेंडेंस, थर्ड कहता है कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट, सफिशिएंट, देखो यहाँ पे सफिशिएंट मिक्स ऑफ डायरेक्टर्स विद रिलेवेंट नॉलेज, सफिशिएंट मिक्स ऑफ डायरेक्टर मतलब एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंस, वुमेन डायरेक्टर्स, इस तरह से होना चाहिए। तो सफिशिएंट मिक्स ऑफ डायरेक्टर्स विद रिलेवेंट नॉलेज, इंडिपेंडेंस, कॉम्पिटेंसी, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, डाइवर्सिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव टू जनरेट। अब यहाँ पे जब कहते हैं ना कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट, यहाँ पे जब बोल रहा हूँ, ऐसे आप लोग जानते होंगे एग्जीक्यूटिव्स नॉन एग्जीक्यूटिव्स का कैटेगरी बना रहे हैं, ठीक है। फिर नेचर ऑफ द कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग में है तो हमारा अगर हम बोर्ड पैनल देखेंगे, आईटी एक्सपर्ट्स भी हैं हमारे पास में, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स भी हैं, डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, फिनांस एक्सपर्ट डायरेक्टर हैं हमारे पास, एचआर एक्सपर्ट डायरेक्टर हैं, ऑपरेशन एक्सपर्ट डायरेक्टर्स, है ना। ये सब का सब किस कैटेगरी में बन रहा है? ऐसी बोर्ड की कंपोजिशन होनी चाहिए कि डिफरेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, स्किल्स, नॉलेज, क्वालिफिकेशन ऐसा होना चाहिए। क्या हो रहा है? ये प्रिंसिपल समझ में आ रहा है। बोर्ड रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात किया, सेकंड बात करता है यहाँ पे किस चीज के लिए, याद रखिएगा क्या, लीडरशिप एंड इंडिपेंडेंस। लीडरशिप एंड इंडिपेंडेंस का मेन पर्पस क्या है? क्लैरिटी होना जरूरी है, साथ के साथ याद रखिएगा मिनॉरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट, कंपोजिशन अपॉइंटमेंट मतलब मिक्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस। एंड कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब यहाँ पे बोर्ड शुड अडॉप्ट हाई स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस एथिक्स, ensuring that their vision, mission and objectives are sound and demonstrative its values, demonstrated its values। तो ये ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, कॉर्पोरेट कल्चर प्रमोट करने का पर्पस क्या है यहाँ पर, कैसा होना चाहिए? जो बिजनेस एथिक्स की बात करता हो, वो बात करता हो क्या, विजन्स की बात करता हो, मिशंस की बात करता हो, और एनहेंस करे, याद देखिएगा एक रियलिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, किस चीज की रियलिटी? वैल्यूज की। ऑलराइट, वैल्यू का मतलब यहाँ सिर्फ पैसे से नहीं है, ठीक है। वैल्यूज का मतलब क्या है? तो पीपल बिलीव इन योर, जैसे हम टाटास की बात करते हैं, टाटास में किस बात करते हैं? टाटास बात करते हैं वैल्यूज की। क्या दे यू नो दे पुट देयर ईच एंड एवरी एफर्ट टुवर्ड्स द सोसाइटी। बात पकड़ में आ रहा है। एंड रिस्क ओवरसाइट, सर हमको पहला क्या बताए थे? रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड क्या था? सर लीडरशिप एंड इंडिपेंडेंस। थर्ड का डिस्कस किए थे, याद देखिएगा कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट। फोर्थ का डिस्कस किए थे बहुत फ्रीज है कॉर्पोरेट कल्चर। एंड द फिफ्थ वन इज रिस्क ओवरसाइट। कहता है रिस्क ओवरसाइट का मतलब रिस्क को प्रोएक्टिवली ऑब्जर्व करना। रिस्क मैनेजमेंट थॉरली में डिस्कस क्या है। रिस्क ओवरसाइट का मतलब ये ऑब्जर्वेंस ऐसी होनी चाहिए कि प्रोएक्टिव आप एक्शन ले सकें। हो गया कुछ कमाल खराब ही हो गया, फिर क्या फायदा? तो कह रहे हैं यहाँ पे देखो वर्ड कह रहे हैं, द बोर्ड शुड प्रोएक्टिवली ओवरसी, रिव्यू एंड अप्रूव द अप्रोच टू रिस्क मैनेजमेंट regularly with any significant business changes and satisfactory itself। जैसे कई बार हम देखते हैं ना रिस्क में मार्केट में चेंज आ रहा है तो, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में चेंज आ रहा है तो, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है तो, एनवायरमेंटल चेंज आ रहा है तो, सारा का सारा चेंजेस को ये फोरकास्ट करना एग्जैक्ट डिमांड्स में, इस तरीके का उनका ओवरसाइट होना चाहिए। देन रेम्यूनरेशन, एक अट्रैक्टिव रेम्यूनरेशन होनी बहुत जरूरी ताकि कंपनी के पर्सनल ज्यादा खास तौर से याद रखिए कंपनी के एमपीज को आप रिटेन कर सकें, डायरेक्टर्स को रिटेन कर सकें। तो एक लेवल होना चाहिए। रेम्यूनरेशन शुड बी डिजाइन्ड टू इफेक्टिवली अलाइन द इंटरेस्ट ऑफ द सीईओ एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विद दोज ऑफ द कंपनी एंड इट्स शेयरहोल्डर टू हेल्प द इंश्योर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस एंड सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन। रेम्यूनरेशन प्रिंसिपल याद रखिएगा, हम वापस कर लेते हैं ICGN की, याद रखिएगा ICGN बार बार पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों। इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क, ICGN इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क के हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स की। पहला प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया बोर्ड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड डिस्कस किया लीडरशिप एंड इंडिपेंडेंस, थर्ड हमने डिस्कस किया कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट एंड कॉर्पोरेट कल्चर, रिस्क ओवरसाइट, रेम्यूनरेशन एंड रिपोर्टिंग एंड ऑडिट। The board should oversee the timely and high quality company disclosure for investors and other stakeholders relating to financial statements and strategies and operational performance, corporate governance। और ये कहाँ से मिलेगा आपको? जब रिपोर्टिंग एंड ऑडिट प्रोसेस एक्यूरेट होगा। तो किसका इंश्योर करना है? बोर्ड इंश्योर करे इस चीज को, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज शेयर होल्डर राइट्स, स्पेशली राइट्स अबाउट देयर वोटिंग राइट्स। देखियो राइट ऑफ ऑल शेयर होल्डर शुड बी इक्वल एंड इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड फंडामेंटल। अच्छा सिर्फ मैं यहाँ वोटिंग राइट से मतलब ये नहीं कि सिर्फ वोटिंग राइट पे कंसीडर करना है। वोटिंग राइट्स मतलब उसका प्राइम राइट है। अगर दिखाई दो राइट टू अटेंड द मीटिंग, राइट टू रिसीव द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग, राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट, ये सारे राइट सबके इक्वली ही ट्रीट होने चाहिए। तो फंडामेंटल राइट दिस प्रोटेक्शन इज टू एंश्योर दैट द शेयरहोल्डर वोटिंग राइट्स आर डायरेक्टली लिंक्ड। अब एक फंडामेंटल राइट है ना वोटिंग, तो डायरेक्टली लिंक्ड टू द शेयरहोल्डर्स इकोनॉमिक स्टेक एंड द मिनॉरिटी शेयरहोल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स टू on key decisions and transactions which affect the interest of their interest in the company।
आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये 8 प्रिंसिपल्स आपको बैठे होंगे माइंड में। सो प्रोबेबली मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन हमको यहाँ से भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। एक मुझे जो आपको मैंने बताया अभी कि अगर आप एग्जाम में आता है शॉर्ट नोट के लिए तो हम ये बात कवर करेंगे, प्लस का रिवीजन यहाँ पे हम जो मिशन है उसको कवर करेंगे, एंड एटलीस्ट हम यहाँ पे इसके पर्पसेस को जो हमने डिस्कस किए हैं इन्हें कैरी करेंगे। शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन आता है तो, और प्रिंसिपल्स हो सकता है पूछे जाए तो एटलीस्ट आप इसको इसके 8 प्रिंसिपल प्रोवाइड करके आएंगे। यहाँ कंजूसी मत कीजिएगा कि प्रिंसिपल आप खा जाएं, 6 लिख के आए, कोशिश कीजिएगा कि आठ ही एग्जामिनर को प्रोवाइड करें। ऑलराइट, अब इसके बाद हमारा एक और सेशन रहेगा, या देखिएगा यूरोपियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंस्टीट्यूट। यूरोपियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंस्टीट्यूट आजकल बहुत चर्चा में है, तो इसको भी हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे लेकिन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।